Hello students, I am your educator Neha. Welcome to our channel RT Life Sciences. तो बच्चों लास्ट एपिसोड में हमने स्ट्रेस मैकेनिज्म स्टार्ट किया था जो कि एनिमल फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके जो फिजियोलॉजी का पेपर है उसमें स्ट्रेस मैकेनिज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, इसलिए ये टॉपिक आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे कहा था कि आप इसके नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जो स्ट्रेस मैकेनिज्म है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इसकी इंफॉर्मेशन तो आपको नेट पर और बुक्स में मिल जाएगी, बट प्रॉपर कंटेंट नहीं मिलेगा जिससे कि आप अपने एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर पाए या उनको लिख पाए। ठीक है, तो इसलिए आपको इसके नोट्स बना लेने चाहिए, क्योंकि मैं आपको जो स्ट्रेस मैकेनिज्म पढ़ा रही हूँ एक सीक्वेंस से पढ़ा रही हूँ जिससे डेफिनेटली आपके कोई भी क्वेश्चन होगा स्ट्रेस मैकेनिज्म से रिलेटेड वो प्रॉपर तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे और एग्जाम टाइम में एक अच्छा आंसर आप लिख पाएंगे। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेस मैकेनिज्म में स्ट्रेस को जाना था और स्ट्रेसर्स को जाना था जो कि स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट होते हैं, यानी स्ट्रेस कंडीशन को लाने वाले जो भी फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम स्ट्रेसर्स कहते हैं। बहुत से टाइप के स्ट्रेसर्स पढ़े थे, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर्स पढ़ा था हमने, जो सोशियोलॉजिकल स्ट्रेसर्स पढ़ा था, कल्चरल स्ट्रेसर्स पढ़े थे। तो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रेसर्स होते हैं। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को भी देखा था, जिसमें हमने अक्यूट स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस, एपिसोडिक स्ट्रेस, यू स्ट्रेस, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, ये सारे स्ट्रेस को देखा था। एक टॉपिक हमने कल पढ़ा था वो था कि स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ठीक है, स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो टॉपिक पढ़ा था एक्चुअली में बच्चों वो जो टॉपिक है वो आता है इस हेडिंग के अंदर आता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं जर्नल एडेप्टेशन सिंड्रोम। ओके, जर्नल एडेप्टेशन सिंड्रोम का शॉर्ट फॉर्म है गैस। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस हेडिंग के बेसिस पर आते हैं। जब आपको स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस रिस्पांस को पढ़ना होता है, अब उन्हें पूछना होता है तो वो इस हेडिंग को पूछते हैं। शॉर्ट नोट में भी हेडिंग आ सकती है या एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट हो सकता है। ठीक है, इसमें हमने जो कल स्टेजेस पढ़ी थी उसमें फर्स्ट स्टेज थी अलार्म स्टेज, सेकेंड स्टेज पढ़ी थी हमने रेसिस्टेंट स्टेज। ओके, थर्ड वन इज एग्जॉशन स्टेज एंड लास्ट फोर्थ थी रिकवरी स्टेज। ओके, इसको जो बच्चे ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो अगर आपको इस सारी स्टेजेस को डिटेल में देखना है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, जो इसका लिंक है ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। और बाकी हम आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, रिवाइज करा देते हैं। अलार्म स्टेज जो होती है वो फर्स्ट इनिशियल स्टेज होती है। इसमें फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स होता है, यानी कि सडन आपके सामने कोई स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है तो या तो आप उस स्ट्रेस कंडीशन को फेस करेंगे या आप उससे दूर हट जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो HPA एक्सेस होता है, यानी कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस जो होता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करवाता है, वो यहाँ पे बहुत हाई लेवल पर स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज कराता है ताकि जल्द से जल्द उस स्ट्रेस कंडीशन से टैकल किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज होती है रेसिस्टेंट स्टेज होती है। रेसिस्टेंट स्टेज में क्या होता है कि जब कोई स्ट्रेस कंडीशन प्रोलॉन्ग पीरियड तक चलती है, यानी कि कभी कभी जैसे कि कोई पेशेंट है, किसी को कोई पर्टिकुलर डिजीज हो गई है और वो एक लॉन्ग पीरियड तक चल रही है, लॉन्ग पीरियड तक उसे हॉस्पिटलाइज रहना पड़ रहा है, तो वो एक क्या है, वो एक रेसिस्टेंट स्टेज में आने वाली कंडीशन हो जाती है जहाँ पे कोई भी स्ट्रेस प्रोलॉन्ग पीरियड तक चल रही है। उसमें क्या होता है कि बॉडी जो है उसमें भी HPA एक्सेस एक्टिव होता है, बट बहुत लो लेवल पर एक्टिव होता है, और जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो भी लो लेवल पर रिलीज होते हैं, क्योंकि उन्हें कंटिन्यूअसली काफी लंबे टाइम तक जो है रिलीज होना होता है और बॉडी को रिस्पॉन्स करना होता है उस स्ट्रेस कंडीशन के लिए। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड तक चल जाएगी तो जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उनका क्या हो, उनका डिप्लीशन होने लगता है। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो वो एग्जॉशन की स्टेज आ जाती है। एग्जॉशन की स्टेज आने का मतलब ये होता है कि जो हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहे थे उनका प्रॉपर डिप्लीशन हो चुका है, वो बहुत ही कम हो गए हैं, उनका बहुत कम अमाउंट में वो रिलीज
हो रहा है क्योंकि उनका ऑलरेडी डिप्लीशन हो चुका है। दूसरी बात क्या है कि बॉडी अपने सारे एनर्जी रिसोर्सेज यूज कर लेती है उस कंडीशन से बीट करने के लिए, लेकिन फिर भी वो कंडीशंस जो स्ट्रेस कंडीशन है वो नहीं हट पा रही होती है, तो ऐसे में बॉडी एग्जॉशन की स्टेज में आ जाती है। ठीक है, फिर आता है रेसिस्टेंट स्टेज के बाद। अगर रेसिस्टेंट स्टेज में अगर बॉडी जो है वो रिकवर कर गई तो वो रिकवरी स्टेज में आ जाती है। रिकवरी स्टेज में जो बॉडी है वो दोबारा से होम्योस्टैटिक वाली स्टेज में आ जाती है। ठीक है, होम्योस्टैटिक कंडीशन में आ जाती है। तो ये कुछ 4 स्टेजेस थी जो हम जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम के अंदर में पढ़ते हैं। ये एक्चुअली में स्ट्रेस रिस्पॉन्स की कुछ स्टेजेस है। ओके, तो अब हम आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेस मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेस मैकेनिज्म, तो स्ट्रेस मैकेनिज्म की बात करें तो आप सबको पता है, आपने नर्वस सिस्टम में 2 टाइप के नर्वस सिस्टम जरूर पढ़े होंगे, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों ही नर्वस सिस्टम जो होते हैं हमारी बॉडी में होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने का काम करते हैं, जिसमें कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन में बॉडी में जो हार्मोनल बैलेंस है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, उन सबको बैलेंस करने का काम करता है। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जो बॉडी को होम्योस्टैसिस मेंटेन करता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो स्ट्रेस कंडीशन में एक्टिव होता है, यानी कि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है उस टाइम पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी को दोबारा उस पर्टिकुलर स्ट्रेस कंडीशन से दोबारा से होम्योस्टैटिक कंडीशन में लाने में हेल्प करता है। ठीक है, और जितनी भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स की एक्टिविटी होती है वो सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही एक्टिवेट कराता है। तो अब स्ट्रेस, जब बॉडी किसी स्ट्रेस कंडीशन के आने के बाद रिस्पॉन्स करती है तो वो एक पाथवे एक्टिवेट हो जाता है जिसको हम HPA पाथवे कहते हैं, HPA एक्सेस। ओके, तो HPA एक्सेस कहते हैं। तो HPA एक्सेस हमने लास्ट लेक्चर से अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं और अब हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिर HPA एक्सेस पाथवे क्या होता है। ठीक है, तो दिस इज HPA एक्सेस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस, HPA एक्सेस। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या होती है कि स्ट्रेसर्स जो हैं वो स्ट्रेस कंडीशन को लेके आते हैं। ठीक है, बॉडी उस स्ट्रेस कंडीशन को परसीव करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो होता है, अब सिंपैथेटिक नर्व, जैसे स्ट्रेस कंडीशन आई तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब क्या हुआ, हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वो क्या करता है, वो CRH ये हार्मोन रिलीज कराता है। CRH का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो CRH रिलीज होने के बाद CRH कहाँ जाएगा? CRH पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और पिट्यूटरी के 2 पार्ट होते हैं, हमें पता है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होती है और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। तो जो CRH होता है यानी कि कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, वो आके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। तो क्या करेगा? स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा तो पिट्यूटरी क्या करेगी? स्टिमुलेशन के बाद वो ACTH हार्मोन को रिलीज कराएगी। ACTH हार्मोन कौन क्या होते हैं? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, अब ये ACTH हार्मोन जो कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, ये पिट्यूटरी से रिलीज होकर कहाँ जाएंगे? ये पिट्यूटरी से रिलीज होकर एड्रिनल ग्लैंड में आएगा। एड्रिनल लगा हुआ है तो इसका मतलब एड्रिनल ग्लैंड में ये जाते हैं। ठीक है, तो ACTH जो है ये पिट्यूटरी से रिलीज होने के बाद में कहाँ जाते हैं? एड्रिनल ग्लैंड पे जाते हैं, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, अब एड्रिनल ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड से 2 स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो कौन से होते हैं? कॉर्टिसोल और एड्रीनलिन। ठीक, तो ये पूरा क्या है? ये HPA एक्सिस है। HPA एक्सिस से क्या मतलब है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल एक्सिस। ठीक है,
तो ये पूरा पाथवे है। अब क्या होता है, ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं स्ट्रेस हार्मोन है। तो क्या होता है, सबसे पहले कोई स्ट्रेस कंडीशन को लेकर आता है, हमारी बॉडी वो स्ट्रेस कंडीशन को परसीव करती है, उसके बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें कि क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, सीआरएच को रिलीज करता है। सीआरएच यानी कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन जो होता है, या हम इसको कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग फैक्टर भी कह सकते हैं। अब ये जो क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी इसके स्टिमुलेशन के बाद में एसीटीएच रिलीज करती है। एसीटीएच यानी कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। उसके बाद अब एसीटीएच रिलीज होने के बाद एसीटीएच आके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। एड्रिनल ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, ठीक है। ये दोनों ही स्ट्रेस हार्मोन होते हैं। अब ये दोनों हार्मोन क्या कराते हैं, ये हार्ट रेट इंक्रीज करा देते हैं, फिर बीपी बढ़ा देते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। इसके बाद साथ में क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज भी इंक्रीज हो जाती है, और क्या होता है, एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है, ठीक है। वाटर कंजप्शन भी बढ़ेगा, इससे बहुत सारी चीजें होने लगती, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होने लगती है, जो कि ये दोनों स्ट्रेस हार्मोन्स कराते हैं, और ये सारी हेल्पफुल होती हैं उस स्ट्रेस कंडीशन को टैकल करने के लिए, ताकि दोबारा से बॉडी होम्योस्टैटिक कंडीशन में आ जाए। ओके, अब क्या होता है कि जब ये दोनों स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ठीक, फिर एक टाइम आता है कि जब वो बॉडी जो है वो होम्योस्टैटिक कंडीशन में आ चुकी होती है, तब अब होम्योस्टैटिक कंडीशन में बॉडी आ चुकी है, यानी कि अब हम इस पाथवे की जरूरत नहीं है। तो इस पाथवे को बंद कराने के लिए, स्टॉप कराने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म होती है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो दोनों हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करते हैं, ये हार्मोन जाते हैं हाइपोथैलेमस के पास में और इसको इनहिबिट करते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट करते हैं और पिट्यूटरी को भी इनहिबिट करते हैं, ठीक। तो ये दोनों हार्मोन जाके दोनों को मतलब जाके कहते हैं कि भाई आप बस करो इस पाथवे को, अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली ये स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होते रहेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि हार्ट रेट कंटिन्यूस बढ़ता रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा, ब्लड ग्लूकोज बढ़ता रहेगा। तो इसलिए जब बॉडी होम्योस्टैटिक कंडीशन में आ जाए, तो यानी रिकवरी स्टेज में आ जाए, तो इनको बंद, इस पाथवे को बंद होना होता है, और उसको बंद करने के लिए यही जो स्ट्रेस हार्मोन है, यही जाके इसको स्टॉप कराते हैं, इनहिबिट कराते हैं। इसी को फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म दो टाइप की होती हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक होता है, एक निगेटिव फीडबैक होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, जब हम किसी मैकेनिज्म, किसी पाथवे को, सिग्नलिंग को एक्टिवेट करते हैं, तो वो पॉजिटिव फीडबैक है। अगर हम उसे इनहिबिट कर रहे हैं तो निगेटिव फीडबैक है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रेस मैकेनिज्म था। अब आपको समझ में आया होगा कि जब कोई भी जो स्ट्रेस कंडीशन है, अगर वो प्रोलॉन्ग पीरियड तक चले, यानी कि रेसिस्टेंस पीरियड तक वो चलता है, रेसिस्टेंस स्टेज में वो होती है, तो क्या होता है, तब ये लगातार ये हार्मोन जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं, बट लो लेवल पर रिलीज हो रहे होते हैं। ऐसे में जो पेशेंट होता है, जो पर्सन होता है जो स्ट्रेस कंडीशन से डील कर रहा होता है, उसको बहुत से चांसेस होते हैं कि उसको डायबिटीज हो जाए, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है इन हार्मोन्स की वजह से, और लंबे टाइम तक अगर ये हार्मोन रिलीज होते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो डायबिटिक कंडीशन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब स्ट्रेस कंडीशन प्रोलॉन्ग पीरियड तक चलती है, यानी रेसिस्टेंट स्टेज तक या एग्जॉशन स्टेज में आ जाती है, तो ऐसे जो पर्सन होते हैं उनको स्ट्रेस रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। ओके, ये मैकेनिज्म था। अब हम पढ़ते हैं, अब बेसिकली हम एक क्वेश्चन जो आपका स्ट्रेस मैकेनिज्म से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसमें होता है सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस,
ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, या हम कह सकते हैं जो क्वेश्चन आएगा वो सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस के बेसिस पर आएगा, तो उसमें हम ये कुछ टाइप के डिसऑर्डर्स और इफेक्ट्स को देखते हैं। तो हमने इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, फिजिकल इफेक्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, बिहेवियरल इफेक्ट्स और हार्मोनल इफेक्ट्स। ओके, तो फिजिकल इफेक्ट्स में हम देखते हैं वीक इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो जाती है यानी कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है, स्लीपिंग क्योंकि जो पर्सन स्ट्रेस कंडीशन में होता है उसकी स्लीपिंग हैबिट जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसको स्लीपिंग प्रॉब्लम या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके अब ये तो हुए फिजिकल इफेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद आपके क्या होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो जो पर्सन स्ट्रेस में होता है जाहिर सी बात है उसे एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होने लगती है, बर्नआउट यानी इमोशनल एग्जॉशन की प्रॉब्लम होती है, और कॉग्निटिव प्रॉब्लम यानी कि आप कॉग्निटिव प्रॉब्लम आपके ब्रेन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, किसी काम में जो है आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। इसके अलावा मेमोरी लॉस होने लगती है, तो ये कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स में आता है। तो ये सारी क्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। उसके बाद है बिहेवियरल प्रॉब्लम। बिहेवियरल प्रॉब्लम में क्या आती है, आपकी अनहेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल हो जाती है। इसमें क्या होता है कि आपकी डाइट जो होती है प्रॉपर नहीं होती है, इम्बैलेंस फूड आप लेते हैं, ठीक है, इम्बैलेंस डाइट लेते हैं, कोई टाइमिंग नहीं होती है फूड की लेने की, तो ये अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हो जाती हैं। इसके अलावा सोशल विड्रॉल, ठीक है, जो पर्सन स्ट्रेस कंडीशन में काफी टाइम से है तो वो लोगों से कटने लगता है, अपने आसपास के लोगों से दूर हटने लगता है, वो अकेला रहने लगता है, जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस, उसकी जो स्ट्रेस है वो और ज्यादा इंक्रीज होने लगती है। तो सोशल विड्रॉल यही होता है कि वो अपने आसपास की सोसाइटी से अलग हो जाए, अपने क्लोज वन से अलग हो जाए, अपने फ्रेंड सर्कल से अलग हो जाए, ठीक है। डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। डिक्रीज प्रोडक्टिविटी से क्या मतलब है कि अगर कोई पर्सन स्ट्रेस कंडीशन में है तो वो एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम से वो डील कर रहा होता है, तो वो अपने वर्क में अपना कंसंट्रेशन, अपना एफिशिएंसी नहीं दे पाता है, ठीक है। चाहे वो स्टूडेंट अपनी स्टडी कर रहा हो या कोई पर्टिकुलर पर्सन वो कोई भी जॉब करता हो, कोई भी बिजनेस करता हो, तो वो उसमें ध्यान ही नहीं दे पाता है, जिस वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिकेसी जो होती है वो डिक्रीज होने लगती है। तो यहाँ डिक्रीज प्रोडक्टिविटी का मतलब वही चीज, ठीक है। फिर अल्कोहल कंजप्शन, तो ये बात सभी को पता है कि मोस्टली लोग स्ट्रेस कंडीशन में आने के बाद अल्कोहल को लेना ज्यादा शुरू कर देते हैं, जो कि अनहेल्दी होता है। फिर हार्मोनल इफेक्ट्स। हार्मोनल इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, बहुत से जो मेल्स होते हैं उनमें इम्पोर्टेंसी देखने को मिलती है, इनफर्टिलिटी देखने मिलती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी आ जाती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। तो ये बहुत सारे आपको मैंने इफेक्ट्स बताए हैं, और जब कभी भी क्वेश्चन में इस तरह से इफेक्ट्स पूछे जाए तो आप इन्हीं को ही डिटेल में लिख देंगे तो आपका आंसर प्रॉपर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेस मैकेनिज्म वाला पार्ट जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। होप सो आपको इस अब स्ट्रेस मैकेनिज्म से रिलेटेड कोई भी टॉपिक होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही किसी तरह का आपको आंसर करने में, किसी भी क्वेश्चन की आंसर करने में आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, तो इन सब के नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा, और आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन पे बताएं, या हमारे मेल पर जरूर मेल पर आप मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी कोई स्पेशल टॉपिक आपको पढ़ना हो जूलॉजी और बॉटनी से रिलेटेड, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए एक स्पेशल लेक्चर को भी अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो आप बस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।